हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज खेल जगत की जानकारी ले लेते हैं। आज पढ़ते हैं हम एक ऐसा अध्याय जिसमें हमें खेलों की जानकारी मिलेगी। हमारे इस अध्याय का नाम है राष्ट्रमंडल खेल। तो बच्चों, कनाडा के मेलविल मार्क्स यानी बॉबी रॉबिन्सन को राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत करने का श्रेय जाता है। श्रेय यानी कि क्रेडिट, अर्थात कहा जाता है कि इन्होंने ही राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत की। हॉलैंड के एम्स्टर्डम में आयोजित 1928 के ओलंपिक खेलों को देखने का मौका मार्क्स रॉबिन्सन को मिला। अखबार के संवाददाता तो वे थे ही, उन्हें कनाडा की एथलेटिक टीम का मैनेजर भी बना दिया गया था। मार्क्स रॉबिन्सन ने कनाडा की ट्रेड एंड फील्ड टीम में से ब्रिटिश गुयाना के एक खिलाड़ी फिल एडवर्ड्स को चुना। फिल एडवर्ड्स ब्रिटेन के अधीन देश गुयाना का एक नागरिक था। उसका तब कोई अलग देश नहीं था। तब गुयाना स्वतंत्र देश नहीं था, इसलिए गुयाना की कोई टीम अलग से ओलंपिक नहीं जाती थी। जब एम्स्टर्डम ओलंपिक समाप्त हो गए, तब रॉबिन्सन के दिमाग में विचार आया कि क्यों ना ब्रिटिश सत्ता के अधीन सभी देशों के खिलाड़ियों के लिए किसी खेल मेले का आयोजन किया जाए। आयोजन यानी कि आयोजित करना, आयोजन किया जाए। यह विचार उसके दिमाग में इसलिए आया क्योंकि कई देशों के खिलाड़ियों को ओलंपिक या दूसरी विश्व स्तरीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने का मौका नहीं मिल पाता था, क्योंकि वे स्वतंत्र देश ना होकर ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम थे। साम्राज्य यानी कि उसके अधीन गुलाम थे। मार्क्स रॉबिन्सन ने इसके बाद कई पराधीन यानी दूसरे देश के अधीन गुलाम पराधीन देशों का दौरा किया। ब्रिटेन की सरकार से भी बातचीत के कई दौर चलाए। उसकी मेहनत सद प्रयास यानी कि प्रयास के साथ, सद प्रयास और लगन अंततः 1930 में रंग लाई। इसी साल पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। इन खेलों के आयोजन का भार कनाडा के ही शहर हैमिल्टन को सौंपा गया। वहां 16 अगस्त से 23 अगस्त 1930 तक पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। उस समय इन खेलों का नाम राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं था। तब इन खेलों का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम रखा गया। तब किसी ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि 30 या 40 साल बाद राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ नाम की कोई संस्था भी अस्तित्व में आएगी। संस्था का अर्थ होता है सभा। 1968 अर्थात 8वें राष्ट्रमंडल खेलों तक इस प्रतियोगिता का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स ही रहा। उसके बाद अगले 2 खेल ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से आयोजित हुए। 1978 से इन खेलों का नाम राष्ट्रमंडल खेल रखा गया और तब से आज तक इनका यही नाम चला आ रहा है। 1930 से पहले तक किसी भी खेल प्रतियोगिता में एडवर्ड्स अपने मालिक देश ब्रिटेन की टीम की ओर से खेलता रहा। फिर एडवर्ड्स 1930 में पहली बार अपने देश गुयाना की ओर से खेला। ऐसे सैकड़ों खिलाड़ी और छुपी खेल प्रतिभाएं सामने आई जो गुमनामी और उपेक्षा के अंधेरे संसार में ही गुम हो गई होती अगर ये खेल ना हुए होते। मार्क्स रॉबिन्सन का सपना न केवल सच हुआ बल्कि उनके द्वारा लगाया गया नन्हा सा पौधा अब एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका था। वट वृक्ष यानी कि एक विशाल काय वृक्ष, क्योंकि मार्क्स रॉबिन्सन ने दोस्ताना माहौल में स्पर्धाओं के आयोजन का सपना देखा था। उसने यह भी सपना देखा था कि उन खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिला है जिनमें प्रतिभा तो है पर जिन्हें मंच नहीं मिल पाता। उनका सपना था कि उन सभी लोगों को मंच मिले जिनमें खेलने का टैलेंट यानी कि उनके अंदर ये स्पर्धा जीतने की प्रतिभा है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का अर्थ है समान सोच, विरासत। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का अर्थ है समान सोच, विरासत और संस्कृति वाले देश, अर्थात समान सोच, विरासत और संस्कृति रखने वाले देशों का एक खेल का समूह। यह उन 54 स्वतंत्र देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। बाकी देश कॉमनवेल्थ में ब्रिटिश एम्पायर के सहयोगी रहे हैं।
ये कोई राजनीतिक मंच या संगठन नहीं है, बल्कि मित्र देशों की सरकारों का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत रंग, संस्कृति, धर्म और भाषा की विविधता वाले देश एक समान माने और समझे जाते हैं। ये सभी सदस्य देश एक समान मान्यताओं और लक्ष्य के लिए, लक्ष्य यानी कि आपका एम, आपका उद्देश्य, लक्ष्य के लिए आपसी सहयोग और सामंजस्य रखते हैं। सिंगापुर घोषणा के अनुरूप सदस्य देशों के समान लक्ष्य और आदर्श है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी कि आपस में समानता की भावना, सह अस्तित्व का पालन करना, मैत्री और भाईचारा बढ़ाना, लोकतंत्र का पालन करना, अच्छा शासन करना, कानून का शासन लागू रखना, लोगों को जागरूक करना, सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार, नस्लीय भेदभाव, नस्लीय यानी कि नस्ल के आधार पर भेदभाव, नस्लीय भेदभाव मिटाना और सारी दुनिया में शांति कायम करना। तो बच्चों, इन खेलों का उद्देश्य क्या था? एकता, सबके साथ सहानुभूति रखना, भेदभाव मिटाना, व्यापार करना, लोगों को जागरूक करना, ये इन खेलों का उद्देश्य था। तो बच्चों, खेल हमारे जीवन का हिस्सा है। आपको भी विभिन्न प्रकार के खेल खेलने चाहिए। आप भी अपने जीवन में अपनी प्रतिभा को संवार सकते हैं और आपको भी कई मंच मिल सकते हैं अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप खेलों को अपने जीवन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। उम्मीद करती हूँ यह अध्याय आपको पसंद आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।